हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर और उनकी किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, कौन कौन से डिपेंडेंट है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था यहाँ तक। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन क्या होता है, इससे आगे बढ़ते हो जाएंगे। और लास्ट वीडियो में वेक्टर स्पेस भी देखा। तो यदि उससे रिगार्डिंग आपको कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के लिए मैं एक रिकमेंडेशन बोलूँगा आपको कि जो हमने लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देखे थे वो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो यहाँ पर काफ़ी हम बाद में बेसिस के ऊपर बात करेंगे तो वहाँ पर लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होंगे, जिसकी डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो कि लीनियर अलजेब्रा के फॉर CSI नेट के फर्स्ट प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मिलते हैं, करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन से बात। लेट हमारा U1 U2 U3 एक हमारा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 हमने फील्ड के एलिमेंट ले लिए और अब आपस में इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमने वेक्टर स्पेस में देखा था क्या होता है। तो हम U1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फ़ा 1 के साथ, U2 की मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा 2 के साथ, U3 की मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा 3 के साथ, और इन्हें यदि आपस में ऐड कर दें तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। यह हमने लीनियर जो क्वांटिटी हैं जिनकी पावर 1 है उन्हें आपस में कंबाइंड किया और उन्हें आपस में ऐड कर दिया, इसे ही हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं मैथमेटिक्स में। कि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ, किसके, वेक्टर स्पेस और फील्ड के आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन बिठाया और उन्हें आपस में जैसे हमने ऐड कर दिया, मतलब उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया आपस में और उन्हें आपस में जैसे ऐड किया तो वो हमारा क्या बन जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं लीनियर स्पैन की। यदि हमारा जो ये वेक्टरों का सेट है वो S है, तो U1 U2 U3 जितने भी हमारे वेक्टर हैं इनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है, सेट ऑफ ऑल द लीनियर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ S। जैसे हम यदि इस सेट को S मान लें तो इसके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्पैन। उसे डिनोट किससे किया जाता है, LS से। कि जैसे हमारे U1 U2 U3 हमारे S के एलिमेंट हैं अप टू N तक, हमने इसके लिए कुछ स्केलर ले लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा N, और इनका आपस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके जो हम आपस में इनका वो करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो जितने भी हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पैन। एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे V = R2/R है, यानी कि इसकी डायमेंशन हमारी क्या है, 2 है। तो इसमें दो वेक्टर होंगे 0 1 और 0 2। अब 0 1 और 0 2 वेक्टर का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दो स्केलर ले लिए फील्ड से, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 स्केलर ले लिए तो इनका आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करा तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा। तो अल्फ़ा 1 × 0 अल्फ़ा 2 × 0, ये 0 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ अल्फ़ा 1 × 1 अल्फ़ा 2 × 2, और एक ये बन जाएगा। अब यदि हम देखें तो इसमें दो हमारे एलिमेंट हैं, एक और 2, और हमारी डायमेंशन कितनी है, 2। यानी कि जितने भी सेट ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन कितने हुए हमारे, एक तो इसका 0 हो गया, एक ये, कि उसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पैन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम इसी तरीके से। नेक्स्ट में, ये तो पुरानी वीडियो का है। नेक्स्ट में हमारा क्या है, V = R³ 3, यानी कि ये 3 बार डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट होंगे। तो हमने ये स्टैंडर्ड बेसिस ले ली। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, इसे मैं आगे डिस्कस करूँगा यहाँ पर। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 किस तरीके से हम लेते हैं हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने स्टैंडर्ड बेसिस ले ली तो इनका आपस में अब लीनियर स्पैन बनाने के लिए हम, क्योंकि 3 वेक्टर हैं तो 3 स्केलर लेंगे हम फील्ड से। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 हमने 3 स्केलर ले लिए। तो यदि हम क्या करें, अल्फ़ा 1 के फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अल्फ़ा 2 की सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेकंड वेक्टर ये है हमारा, थर्ड ये है, और अल्फ़ा 3 की हम थर्ड वेक्टर के साथ करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा, खाली अल्फ़ा 1, ये 0 हो जाएगा, अल्फ़ा 2 ये अल्फ़ा 3। सेकंड एलिमेंट के साथ तो अल्फ़ा 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, अल्फ़ा 2 यहाँ पर बनेगा, प्लस अल्फ़ा 3 जैसे हम देखेंगे अल्फ़ा 3 भी यहाँ पर सेकंड एलिमेंट के साथ होगा तो 0 हो जाएगा।
थर्ड देखेंगे हम अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये भी 0 हो जाएगा, ये हमारा अल्फ़ा 3 यहाँ पर अल्फ़ा 3 है। यानी कि वेक्टर में हमारे तीन एलिमेंट थे, 3 वेक्टर थे और हमारे इसके डायमेंशन 3 थी। लीनियर इंडिपेंडेंट 3 थे, इसमें भी लीनियर इंडिपेंडेंट 3 है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट 3 है तो दोनों की हमारी डायमेंशन 3 है। यानी कि सेट और लीनियर कम्बिनेशन इसके क्या आ गए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। तो ये हमारे LS हो गया। तो इस तरीके से हम LS को बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे बेसिस ओवर वेक्टर स्पेस की। बेसिस क्या होता है, बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन और लीनियर स्पैन हम बेसिस के लिए ही पढ़ाते हैं। मेन सबसे जो टॉपिक होता है वो हमारा होता है बेसिस। तो बेसिस क्या होता है, VF एक वेक्टर स्पेस है, देन अ सबसेट VF इज सेट टू बी अ बेसिक। हम वेक्टर स्पेस का जितने भी हमारे वेक्टर हैं उसमें जितने भी हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं उनका एक सेट बनाएंगे। मान लो उस सेट को हम क्या बोल दें, S, तो उसे ही हम क्या बोलते थे कि ये हमारी बेसिस है। हम क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर स्पेस में हो सकता है हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट के साथ लीनियर डिपेंडेंट भी वेक्टर एक साथ आपस में मिक्सअप हो। तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर स्पेस के केवल वो एलिमेंट उठा लेंगे जो लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें डिटेल डिस्कशन है कि लीनियर इंडिपेंडेंट जितने एलिमेंट है वो हम उठा के एक सेट बना लेंगे। उस सेट को यदि हम S कहें तो उसे ही हम बेसिस कहेंगे। अब बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, नंबर 1 वो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होनी चाहिए, मतलब हम वेक्टर स्पेस के केवल वो एलिमेंट ले लें जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो। प्लस सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए कि यदि हम उन एलिमेंट का आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करें, लीनियर स्पैन ये डिनोट तो करता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, कि हम यदि उन वेक्टर का आपस में जो S के एलिमेंट है उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से फील्ड लेके, मतलब हम फील्ड के एलिमेंट लेके अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 जब जितने भी चाहिए हमारे, उनका आपस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए और उन लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमारा वेक्टर बन जाए, वेक्टर जनरेट हो जाए, कि जो हमें वेक्टर गिवन था वो पूरा वेक्टर बन जाए। तो इस तरीके का जो सेट होता है S, जब हम उसे कहेंगे कि ये हमारा बेसिस है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बेसिस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी एलिमेंट है हमारे S, यदि हमने S को हम बेसिस बोल रहे हैं, वेक्टर स्पेस का जो सबसेट है S, उसे हम बेसिस बोल रहे हैं, तो वो जब भी बेसिस होगा, एक तो उसके सारे एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि उसमें आपस में कोई रिलेशन ना हो एक दूसरे के साथ। दूसरा, यदि हम LS के यानी कि S के सारे सेटों का सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए और वो हमारे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, जो कि सबसे पहले जिसमें हम लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ढूंढ रहे थे, उसके बराबर हमारी डायमेंशन का एक सेट बनकर आ जाए, बराबर डायमेंशन का सेट, तो हम उसे क्या कह देंगे, जो सेट S था हमारा वो बेसिस की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है और ये हमारा बेसिस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 0 1 1 0, ये भी हमारे स्टैंडर्ड बेसिस का एग्जाम्पल है। अब इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसमें कितने एलिमेंट है हमारे, 2, ठीक। अब यदि हम चेक करें कि ये हमारी क्या लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट की मैंने 2 से 3 ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियो में, तो आप उसे जरूर देख लें एक बार। तो यदि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है हम चेक कर लेते हैं। एक तो ट्रिक ये होती है हमारी अल्फ़ा 1 0 1 प्लस अल्फ़ा 2 1 0 इक्वल टू 0 0 करें। इसमें यदि दोनों अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 0 आ जाए तो हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यदि इनमें से एक की भी नॉन 0 आ जाए वैल्यू तो ये लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है। एक ट्रिक हमारी मैट्रिक्स से आ जाती है कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं या रैंक निकाल लेते हैं। तीसरी ट्रिक हमारी रैंक होती है, या तो हम क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, वो नॉन 0 आ जाए तो ये हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, 0 आ गया तो डिपेंडेंट हो जाएगा। या हम इसकी रैंक निकाल लें, तो सबसे बढ़िया है हम इसका क्या कर लेते हैं, ये क्योंकि 2/2 की है तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 - 1 इक्वल टू -1, यानी कि नॉन 0 आ रहा है, यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, हम रैंक निकाल लें। यदि रैंक हमारी फुल है, रैंक हमारी फुल होने का मतलब क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है, इन्वर्टेबल है मैट्रिक्स। यदि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो उसका मोड जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन 0 हो जाती है, बात कंडीशन वहीं पहुंच जाती है घूम फिर के। बस ये है कि हमें याद कौन सा रहता है एग्जाम में। तो इसमें यदि डिटेल में आपको समझना है लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, आपको काफ़ी बेटर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा S100 010 और 001। ये भी हमारा एक किसका स्टैंडर्ड बेसिस का एग्जाम्पल है।
और यदि हम इसमें देखें इनका आपस में लीनियर कम्बिनेशन करेंगे α1 प्लस α2 प्लस α3, जैसे हम करेंगे इक्वल टू 0 0 पुट करेंगे 3 बार, और इनके 3 हमारी यहाँ से इक्वेशन बनेगी, और यहाँ से हम α1 α2 α3 की जो वैल्यू देखेंगे तो सभी की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि सभी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्लस हमारी कंडीशन क्या आएगी α1 α2 α3, ये हमने ऊपर करा भी था, ये यही वाला है जो हमने यहाँ पे सोल्व करा था। तो क्योंकि यहाँ पे बेसिस में भी कितने एलिमेंट है 3, और वेक्टर स्पेस भी किसका r³ ओवर r का, यानी कि वेक्टर स्पेस में 3 एलिमेंट है, और हमारे जो बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उससे भी 3 वेक्टर बन के आ रहे हैं, यानी कि पूरा हमारा वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी बेसिस दिखाएगा, ये जो सेट ऐसे है ये हमारा बेसिस होगा। बेसिस के लिए मैं सबसे सिंपल आपको बता देता हूँ। हम जनरली बेसिस, हम केवल बेसिस में क्या चेक करते हैं कि वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं। यदि लीनियर इंडिपेंडेंट आ जाए तो 95% केस में ये हमारे डायरेक्ट बेसिस हो जाते हैं। कोई एक्सेप्शन केस मुझे तो अभी तक पता नहीं कि हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट के बाद वो वेक्टर स्पेस जनरेट भी हमें करना पड़े, तो जनरली हम इसी से चेक कर लेते हैं कि यदि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है सेट, यदि हमारी रैंक फुल आ जाए, मॉडुलस की वैल्यू नॉन जीरो यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू मैट्रिक के, या फिर α1 α2 α3 सभी जीरो आ जाएं, तो हम डायरेक्ट कह देते हैं ये बेसिस दिखाएगा क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब ये नोट है स्टैंडर्ड बेसिस पर। स्टैंडर्ड बेसिस किस तरीके से हम एज्यूम करते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है 1 0 0 अप टू n, इन्फिनिटी हम कितने ही ले जाएं। 0 1 यदि फर्स्ट पूछेंगे तो हम फर्स्ट एलिमेंट पे 1 लगा देंगे और सबको 0 कर देंगे। सेकंड स्टैंडर्ड बेसिस देखेंगे तो हम सेकंड एलिमेंट में जैसे यहाँ पे 3 किए तो 1 लगाया सेकंड एलिमेंट पे और सब जगह 0 पुट कर दिया। फर्स्ट में फर्स्ट पे 1 लगाया और सब जगह 0 पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 एलिमेंट ले लिया हमने r³। अब यदि 4 होगा तो 1 शुरू में तो 1 ही रहेगा और सब जगह जितने 4 हैं तो 4 0 लगा देंगे। यहाँ पे बीच में सेकंड पे 1 लगा के उसमें 0 लगा देंगे, यहाँ पे थर्ड पे 1 लगा के 0 लगा देंगे, फिर फोर्थ भी 1 करेगा, फोर्थ में 1 लगा के शुरू की तीनों पे 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड बेसिस को आपस में हम एज्यूम कर लेते हैं जब भी हमें किसी क्वेश्चन में गिवन हो कि हमारी जो बेसिस है वो स्टैंडर्ड है। कई बार हमें थ्योरेटिकल लिखा आ जाता है तो हम ये वाली बेसिस अप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं WOTF, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब होता है इज बेसिक ऑफ फॉर V इक्वल टू R2 ओवर R, यानी कि टू डायमेंशन की हमारी इन ऑप्शन में से कौन सी बेसिस हैं, कि जिसमें हमारे बेसिस होने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। एक बात ध्यान रखें, कोई यदि किसी वेक्टर स्पेस में एक भी वेक्टर ऐसा आ जाए जो कि हमारा डिपेंडेंट हो तो हमारा पूरा वेक्टर स्पेस लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब सिंपल है, बेसिस के लिए हर एक वेक्टर का लीनियर इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। यदि हमने एक वेक्टर भी पकड़ लिया जो लीनियर डिपेंडेंट आ गया तो हम वहीं डिस्कार्ड कर देंगे कि ऑप्शन गलत है, ये हमारा बेसिस नहीं जनरेट करेगा। तो हम S इक्वल टू हमारा जैसे कि ये सेट है 1 0 0 1 और 1 1, यदि हम इसमें आपस में देखें तो हम यदि इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो हमारी तीसरी जो है ये जनरेट हो जाएगी। और बेसिस का क्या कंडीशन है लीनियर इंडिपेंडेंट की, कि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। ना रिलेशन होने का मतलब है कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें जब कोई दूसरा वेक्टर जनरेट नहीं होना चाहिए, या हम आपस में प्लस माइनस करें जब कोई तीसरा वेक्टर जनरेट नहीं होना चाहिए। डिवाइड का रूल हम इसमें नहीं लगाते, ठीक। तो हम आपस में यदि इन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो ये तीसरा वेक्टर जनरेट हो रहा है, यानी कि लीनियर डिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट है तो ये बेसिस नहीं दिखाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ये देखें हम तो 1 1 और 2 2, यदि इसमें हम आपस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते फर्स्ट वेक्टर में 2 की तो हमारा सेकंड वेक्टर जनरेट हो जाता है, यानी कि ये भी लीनियर डिपेंडेंट हो गया। अब थर्ड की बात करें तो ये क्या है 1 0 और 1 1। सबसे पहले हमें लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस तरीके के में हम क्या चेक कर लें, इसका डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट निकालें तो हम क्या आएगा 1 माइनस 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि नॉन जीरो है, यानी कि इसकी रैंक फुल होगी। यदि रैंक फुल है हमारी तो इसका जो जितने भी वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि ये बेसिस फॉर्म करेंगे तो ये सही हो गया। नन ऑफ द दीज, क्योंकि ये सही है तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या है, जैसे कि हम बेसिस में कर रहे थे कि कोई पूरा वेक्टर स्पेस हमें गिवन है, उसमें सबसे पहले कोई भी हमने एक एस सेट बना लिया। कौन सा
जितने भी वेक्टर स्पेस में लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है या लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं कि जिनका आपस में किसी के साथ दूसरे के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, कि एक के हेल्प से दूसरे को हम जनरेट ही नहीं कर पा रहे, क्या 3 प्रॉपर्टी लगाएंगे, यदि माइनस करके जनरेट नहीं कर पा रहे, प्लस करके जनरेट नहीं कर पा रहे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके जनरेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो जितने भी इस तरीके के वेक्टर स्पेस में सेट हैं उसका हम एक पूरा सभी एलिमेंट सभी वेक्टर को मिला के एक सेट बनाएंगे, वो सेट हमारा एस होगा और उसे हम बेसिस कहेंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या है हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो अब डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये तो मैंने बेसिस की डेफिनेशन दोहरा दी थी एक बार, वो इसी से रिलेटेड है कि एस में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, एस क्या हमारा बेसिस यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टरों का सेट। तो जितने भी नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हैं, या तो हम वो कह दें कि वो हमारा क्या होता है डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोल दें कि हमारे एस में जो कि हमारा बेसिस का सेट है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसे हम क्या कहते हैं डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। जैसे कि V = R है, यदि इसमें n एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारी n हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी आपस में पॉलीनॉर्मल होती है और पॉलीनॉर्मल को हम प्लस माइनस करके आपस में एक दूसरे के साथ जनरेट नहीं कर सकते। अब बात करें यदि यहाँ पे पॉलीनॉर्मल नहीं होगी, पॉलीनॉर्मल होती है तो इसकी डायमेंशन n+1 होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसकी डायमेंशन हमारी n होगी, क्योंकि r की डायमेंशन क्या होती है हमारी 3 होती है, r² की हमारी डायमेंशन 2 होती है, इसी तरीके से r की हमारी डायमेंशन क्या हो जाएगी n हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पे ना n हो ना 1 हो या ना 2 हो, यानी कि इसका मतलब ये क्या r इनफाइनाइट टू x, यदि क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही गिवन नहीं था यानी कि इसकी इनफाइनाइट है तो इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट हो जाएगी। अब V = m×n है, R है, यानी कि वेक्टर स्पेस किस तरीके का हमारा मैट्रिक की तरह टाइप का है कि m×n जब भी तो आता है हमारा m×n कॉलम इस तरीके का है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी m×n, जो हमारी m की वैल्यू होगी और n की वैल्यू होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक या वेक्टर स्पेस जो हमारी मैट्रिक के रूप में है उसकी डायमेंशन। अब सब स्पेस क्या होता है, किसी भी वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं सब स्पेस। इसमें यही दिया गया है, यदि कोई एक V एक हमारे वेक्टर स्पेस है और द फील्ड F एक हमने सबसेट ले लिया W, और यदि वो हमारा W जो है वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी जो हमने शुरू में पढ़ी थी 5-6 प्रॉपर्टी कि हमारा एडिशनल में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए और सेमी ग्रुप होना चाहिए, हमारा किसमें मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप हो, डिस्ट्रीब्यूशन लो हमारा फॉलो हो जाए, और हमारा क्या था एक आइडोपेटेंट लो था और एक हमारा, तो ये सारे यदि लो हमारे फॉलो कर दे तो ये हमारा क्या होता है W। यदि यही सारे हमने क्या करा, सिंपली यहाँ पर करा क्या हमने वेक्टर स्पेस V लिया, उसका एक कोई सबसेट ले लिया, उसमें से कुछ एलिमेंट उठा ली हमने ऐसे रैंडमली, वो एलिमेंट यदि वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को फॉलो कर जाएं तो उसे ही हम क्या कह देते हैं वेक्टर सब स्पेस। यानी कि ये बिल्कुल वेक्टर स्पेस जैसा ही है बस, लेकिन वेक्टर स्पेस से छोटा है, उसी के एलिमेंट ले लिए हमने जो वेक्टर स्पेस के सारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, वो छोटा एलिमेंट जो क्या है हमारे जिसे हम W से डिनोट कर रहे हैं उसे ही हम सब स्पेस कह रहे हैं। हालांकि CSIR नेट में ऐसा कुछ नहीं आता है कि हम किसी को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करें, ये केवल हमारा बेसिक लेवल पर जैसे हमारे BSc में प्रूफ करने के लिए आ जाता है वहीं यूज़ होता है। यदि डिटेल आपको इसमें पढ़ना है तो आप अपने टेक्स्ट बुक रिकमेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल इसका डिस्कशन मिल जाएगा, मतलब थियोरेटिकली पार्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा एवरी सब स्पेस मस्ट कंटेन अ जीरो वेक्टर, कि जो भी हमारा हर एक सब स्पेस कम से कम एक जीरो वेक्टर जरूर कंटेन करना चाहिए। जीरो वेक्टर क्यों कंटेन करना चाहिए कि इसमें हमारा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन यानी कि प्लस के रेस्पेक्ट में हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि प्लस के रेस्पेक्ट में हमारा क्या होता है ये एब्लियन ग्रुप होता है। एब्लियन ग्रुप होने का मतलब है आइडेंटिटी भी उसमें प्रेजेंट होती है। तो हम सिंपली सब ग्रुप सब स्पेस चेक करने के लिए हम सारी डेफिनेशन नहीं लगाएंगे, सिंपल चेक करेंगे क्या उसमें जीरो वेक्टर हमारा एग्जिस्ट करता है। यदि जीरो वेक्टर है तो हमारा सब स्पेस होगा, कोई भी हमें वेक्टर दे रखा है,
और यदि वो जीरो वेक्टर नहीं रखता तो वो हमारा सब स्पेस नहीं होगा। अब जैसे हम बात करें, एक वेक्टर स्पेस दे रखा है हमें मैट्रिक्स की फॉर्म का AIJ M क्रॉस N का, जहाँ पे AIJ के जो एलिमेंट है वो किस आ रहे हैं, रियल नंबर से, यानी ये कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें नंबर। एंड W इक्वल टू हमारा A हमारा एक मैट्रिक बननी है जो कि वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो उस मैट्रिक के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नॉन जीरो है, क्योंकि इसमें अब हमारा हो क्या रहा है कि हमारा जो ये इसमें हमारा जीरो वेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है। और यदि किसी भी सेट में हमारा यदि जीरो वेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो कभी भी सब स्पेस नहीं दिखाएगा। देन W इज़ नॉट अ सब स्पेस। एक वन स्टेप टेस्ट होता, हालांकि हम सारे क्वेश्चन इसी से ही कर लेंगे कि जहाँ पे हमारा जीरो वेक्टर मिल गया वहाँ पे वो हमारा क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। जहाँ पे वे जीरो वेक्टर नहीं मिला वो हमारा सब स्पेस नहीं हुआ। पर 10 से 15% क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें वन स्टेप टेस्ट लगाना पड़ जाता है। वन स्टेप टेस्ट क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, α1 α2 हमारे दो फील्ड के एलिमेंट ले लेंगे, जितने भी α3 जितने भी हमें चाहिए, जितने भी हमारे वेक्टर हैं, वेक्टर पर डिपेंड करते हैं। यदि u1 u2 हमारे दो वेक्टर हैं जो कि V से आ रहे हैं, ठीक, और α1 α2 हमारे दो एलिमेंट फील्ड से ले लेंगे और आपस में इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें u1 का α1 के साथ, u2 का α2 के साथ, और इनका आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन कर लें। और यदि ये हमारा बिलोंग कर जाए किसमें, सब स्पेस, जो हमारा वेक्टर स्पेस का सबसेट दे रखा है उसमें, तो ये हमारा क्या होता है, सब स्पेस होगा, वरना नहीं होगा। तो ये वन स्टेप टेस्ट हमारा BSc में भी यूज़ होता है, हमने पढ़ा होगा कि u1 u2 हमने दो एलिमेंट लिए वेक्टर स्पेस के, तो इसके लिए हम दो फील्ड के एलिमेंट ले लेंगे α1 α2, इनका आपस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। यदि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा W से बिलोंग कर जाए तो ये हमारा सब स्पेस दिखाएगा। ये हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि Wi इज द कलेक्शन ऑफ अ सब स्पेस। Wi क्या है, हमारा कलेक्शन है सब स्पेस V का, कि Wi में सारे सब स्पेस के एलिमेंट हैं, हमारे Wi एक सेट बनना है। और यदि हम इन सभी सेट का इंटरसेक्शन करें वो भी हमारा क्या होता है, सब स्पेस ओवर V ऑफ अ V। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि Wi एक ऐसा सेट है जो कलेक्शन है सभी सब स्पेस का, किसी वेक्टर स्पेस V का, जिसमें मान लो फील्ड क्या है, F है, ठीक। यदि उस कलेक्शन के जो सब स्पेस का जो एलिमेंट के हर एक एलिमेंट का अलग अलग हम इंटरसेक्शन कर लें तो वो भी हमारा सब स्पेस दिखाएगा। तो ये हमारा C पार्ट में पूछ लिया जाता है। सेकंड क्या है, W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस, कि W1 यूनियन W2 हमेशा सब स्पेस नहीं, तो इंटरसेक्शन याद रखें हमेशा सब स्पेस दिखाएगा। यदि हम किसी वेक्टर स्पेस की कुछ एलिमेंट लेकर उनका इंटरसेक्शन करें तो वो हमेशा सब स्पेस दिखाएगा। पर यदि हम W1 यूनियन W करें तो वो हमेशा सब स्पेस नहीं दिखाएगा, केवल एक कंडीशन में दिखाएगा। कब, या तो W1 हमारे W2 में कंटेन कर रहा हो, यानी कि सबसेट हो W1 W2 का, या W2 सबसेट हो हमारा W1 का, यानी कि या तो दोनों आपस में कोई एक ऐसा हो जो दूसरे को कंटेन करता हो, या तो W1 W2 को कंटेन करे या W2 W1 को कंटेन कर जाए। अब इसी से रिलेटेड हमारा कोई क्वेश्चन आया था CSIR नेट 2015 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस। अब सब स्पेस के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पीछे कंडीशन पढ़ी थी कि हमारा क्या, यदि जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर जाए कहीं भी, हमारा कोई भी सेट हमारा जीरो वेक्टर कंटेन करता है तो वो हमारा सब स्पेस हो जाएगा। तो इसमें मैं आप सबसे पहले वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को देखें कि किस किस एलिमेंट में हमारा जीरो वेक्टर दिख रहा है। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, इसमें हमारा जीरो वेक्टर है तो ये हमारा सब स्पेस होगा। इसमें हमारा जीरो वेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारा सब स्पेस नहीं होगा। इसमें भी जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सब स्पेस होगा। इसमें जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सब स्पेस नहीं होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा रिजल्ट बेस है, इसमें हमें याद करने का है। जिसे रिजल्ट पता है वो डायरेक्ट आंसर बता देगा। यदि हम इसके प्रूफ में जाएंगे तो BSc की बुक्स में ईजिली वेक्टर स्पेस में आपको लीनियर अलजेब्रा की बुक में आपको इसका डिटेल आपको प्रूफ इसका मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। V1 एंड V2 सब स्पेस है ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नेसेसरी सब स्पेस ऑफ F, कि इन फॉलोइंग में से कौन से ऐसे हैं जो हमेशा सब स्पेस दिखाएंगे। जब भी इंटरसेक्शन की बात करें तो वो हमेशा हमारा सब स्पेस दिखाता है तो ये सही है।
यूनियन हमारा सब स्पेस जब भी दिखाएगा जब ये एक दूसरे में कंटेन्ड हो, तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा इस कंडीशन में। और ये याद रखें v1 प्लस v2, ये मैं आगे एक रिजल्ट है, शायद ये मेरा आगे नोट किया है मैंने, मैं बताऊंगा कहाँ पर है। हमेशा याद रखें यदि वेक्टर स्पेस v1 प्लस v2 है, तो यदि इनका हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करें, इन्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये भी हमारा सब स्पेस दिखाते हैं। और ये हमारा क्यूसेंट ग्रुप की पहचान है कि क्यूसेंट ग्रुप हमारा कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं दिखाएगा, ठीक, वेक्टर सब स्पेस नहीं दिखाएगा। तो जब हमारे डिवाइड की बात करेंगे तो हमारा वेक्टर स्पेस नहीं होगा, पर यदि हम ऐड की बात करेंगे तो वेक्टर स्पेस होगा। ये सब रिजल्ट बेस हैं, इसे हमें याद रखना है कि जब हम इंटरसेक्शन और प्लस आए तो हमारा सब स्पेस होगा, और यूनियन और हमारा क्यूसेंट ग्रुप टाइप और डिवाइड टाइप इसमें हमेशा हमारा सब स्पेस नहीं होगा। बेसिकली इसमें होता क्या, इंटरसेक्शन में हम माइनस करते हैं कि कॉमन एलिमेंट लेते हैं, यूनियन में हम प्लस करते हैं, इसमें प्लस आता है, इसमें डिवाइड आता है, तो इस तरीके से हम इसे याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम R टू R। R टू R एक हमारा मैपिंग है फंक्शन की, वो कौन कौन सी हमारी वेक्टर स्पेस ओवर R दिखाएगी। वेक्टर स्पेस को होने के लिए सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं कि उसमें जीरो वेक्टर हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फंक्शन फ्रॉम R टू R इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर R। तो हम इसमें सबसे पहले जीरो वेक्टर चेक करेंगे। तो S1 यदि हम सेट देंगे, इसमें जीरो वेक्टर डायरेक्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, लिमिट एक्सटेंड टू t f(x) इक्वल टू 0, तो ये हमारा सब स्पेस दिखाएगा। G क्या, लिमिट gx एक्सटेंड टू 3 हमारा 1 है, यानी कि इसमें जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं दिखाएगा। S3 देखें, हमारा लिमिट एक्सटेंड टू 3 hx हमारा एग्जिस्ट, hx हमारा क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट करता है, पर हमारा ये नहीं बता रहा कि ये हमारा 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा सब स्पेस दिखा देगा। तो यदि हमारी मे बी वाली कंडीशन हो या थर्ड सी पार्ट का क्वेश्चन हो, तो ये हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें hx इक्वल टू 0 भी पॉसिबिलिटी बनती है। एग्जिस्ट बोल रहा है, एग्जिस्ट का मतलब ये 0 भी हो सकता है, अदर कोई रियल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ और S2 हमारा पक्का है, क्योंकि यहाँ पे जीरो वेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे ये होगा ही नहीं। तो S2 को छोड़कर सारे होंगे हमारे वेक्टर स्पेस, तो हमारे क्या हो जाएगा, S1 S3, ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारा डायमेंशन ऑफ अ सब स्पेस से रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।